मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि यू कैनॉट मेक अ गुड सीरीज विदाउट अ वेरी गुड राइटर, अ सेट ऑफ राइटर। पहले सीजन में हमारे मलयालम बहुत सारे एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स आए थे। इफ यू आर नॉट यूजिंग कर्स वर्ड देन यू आर नॉट बनारसी। वो सुपर स्टारडम जो है, वो जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं उनके लिए अच्छा लगता है, मेरे लिए नहीं। आसिफ लिटरली अपनी कुर्सी से गिर गया हंसते हंसते। आसिफ बसरा साहब जो है वो हंसना शुरू कर देते थे, या प्रियमणि जो मेरे बगल में बैठी थी वो जो है अपना जो गंभीर अभिनय है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रही थी। मनोज भाई, वेलकम बैक ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू फरीदौन, थैंक यू। ये आप माशाल्लाह से इतने सालों से आप कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सुपर स्टारडम आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पता नहीं, ये मैं उत्तराखंड में हूँ, मुझे ये वर्ड समझ ही नहीं आ रहा है। सुपर स्टार वगैरह नहीं है। वो सुपर स्टारडम जो है वो वर्ड जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं उनके लिए अच्छा लगता है, मेरे लिए नहीं। नहीं, आप हमेशा से बड़े स्टार हैं, लेकिन ये है कि आई थिंक अब जो एक जिस तरीके का अटेंशन आपको मिल रहा है, ये तो आप इसको एस्केप ही नहीं कर सकते। दिस इज एक एक मतलब छोटे छोटे डायलॉग को जिस तरीके से उसके मीम्स बन रहे हैं और जैसे जो शेयर किया जा रहा है, जॉर्ज, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। you know if you look at the love that is pouring in, for family man is unprecedented completely. Yes, I completely agree with you, लेकिन इसका श्रेय जो मैं कभी भी ना मैं लेना नहीं चाहूंगा, कभी भी नहीं। क्योंकि कोई भी शो जो इतना बड़ा शो होता है और इस तरह का होता है, वो राइटर से शुरुआत होती है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि यू कैनॉट मेक अ गुड सीरीज विदाउट a very good writer, a set of writer, and the kind of talent who is involved in writing this show, like Raj and DK, and Suman, then Supern in this season. So this is all their work. My job was just to go in, learn my dialogues and do it. That's all. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपका जो स्टाइल है, दैट्स समथिंग दैट पीपल आर लविंग। और बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि इतने इतने सालों से हमने गाली को बुरा समझा, लेकिन जब मनोज बाजपेयी गाली देते हुए सुनते हैं तो लगता है कि तो बड़े फूल झड़ रहे हैं एकदम। इट लुक्स सो कूल। But let me tell you, Faridun, I must tell you and all your viewers that I personally don't like giving abuses. It's just that the backstory that I have created for Shrikant, I don't know what has happened when I was, noting down the backstory. I was trying to create a backstory for the protagonist for season 1. Somehow I felt that this guy is from Banaras, okay, and in Banaras, the curse word is part of the conversation. People use it. People use it in their household, no matter which caste or which faith you belong. The curse word is something which is very, very pertinent and important. If you are not using curse word, then you are not Banarsi. And they do it so well, they do it so rhythmically. I think it's also because of that, because of Shrikant Tiwari coming from Banaras in my backstory, maybe appealing to them. All right, so I think in fact Anubhav bhai, he told me that गाली देना बनारस में एक कल्चर का पार्ट है। जी बिल्कुल, it is part of the culture. Okay, now जैसे आपने राइटिंग की, आपने जिक्र किया, आई थिंक राइटिंग आई थिंक मल्टीपल लेवल्स पे। एक तो स्क्रीन प्ले है, एक तो एक फैमिली लाइफ है, फिर वो एक ऐसी जॉब में है जो कि ये ऑब्वियसली एंजॉय नहीं करता है, एंड ही इज जस्ट एकिंग टू get into the zone that he really enjoys. At the same time, फिर जो डायलॉग्स हैं बहुत ही कमाल के हैं। तो स्क्रीन प्ले पे हम लोग आएंगे, बट अगर डायलॉग्स की बात की जाए, जो एटलीस्ट जो ट्रेलर से समझ में आता है कि वो जो एक बाजीगर को आपने जो एक ओट दिया है, that is something which is tremendous, and you have a long history with Shah Rukh Khan in Delhi. This has nothing to do with Shah Rukh, first of all. It's just that Shrikant Tiwari, he's going through his personal problem, and वो अपनी जिंदगी में ये जो
लोग काउंसलर के पास जाते हैं, मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, इन सब चीज़ों पे उसका कोई भरोसा नहीं है। और वो उसकी वाइफ सोची उसको खींच-खींच के लेके जाती है और वो थक चुका है इन सब चीज़ों से। तो वो काउंसलर की सारी बातें और सारे जो वो कहावतें और मुहावरे जो बोलता रहता है जो काउंसलर, उससे वो पका हुआ है, थका हुआ है। तो इस पे वो फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बात बोलता है और वो इम्प्रोवाइज़ेशन में मेरे मुँह से गाली निकल गई कि वो इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे हम लोग। टेक में मेरे मेरे मुँह से वो बहुत ही ऑर्गेनिकली वो गाली निकली और आई स्टिल रिमेंबर ऊपर वाला हमारे दोस्त आसिफ बसरा को जो कि काउंसलर बने, उनकी आत्मा को शांति दे। आसिफ लिटरली अपनी कुर्सी से गिर गया हँसते-हँसते और उसने कहा कि यार ये मुझे बताया नहीं गया था कि इसका कैरेक्टर इस तरह से बिहेव करेगा यार, मतलब मैं कैसे करूँगा फिर? सो एक एक बड़ा कमाल सा एक पूरा समा सा बंध गया था उस गाली के बाद, उस कोट के बाद जो गाली दी थी मैंने, उसके बाद तो हमने रखा उसको एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू डू इट। या तो आसिफ बसरा साहब जो हैं वो हँसना शुरू कर देते थे या प्रियमणि जो मेरे बगल में बैठी थी, वो जो है अपना जो गंभीर अभिनय है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रही थी। वी हैड अ टफ टाइम डूइंग इट बिकॉज़ माय को-एक्टर्स वर नॉट कीपिंग अ स्ट्रेट फेस। So we will also come to आसिफ बसरा। बहुत बार होता है कि एक्टर्स जो नहीं रहते हैं तो लोग उनको भूल जाते हैं बहुत बार, या फिर मे बी उनको उतना प्रमोशंस का भी शायद पार्ट नहीं बनाया जाता है। आपने एक आपने फोटोग्राफ शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे आसिफ भाई के साथ में, एंड जब मेरी आपसे बात हुई थी जनवरी में भी, तो आपकी आंखों में आपके आंसू आ गए थे जब आप देख रहे हैं आसिफ बसरा को पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज इट दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? समवन so happy and Yeah. आज वो नहीं है हमारे बीच में। I mean, you asked, I mean, just kind of raised a very important thing. When I look at him in the promos, the only thing which, goes in my mind is how I could not see that. How I could not see a very unhappy soul inside that body, inside that laughter, a cheerful man. And he was talking about Dharamshala, Fardun. जब वो मुझसे मिला था उस दिन जब शूटिंग कर रहे थे तो मुझे गाली दे रहा था कि तू यहाँ पे पड़ा हुआ है, तू पैसा है तेरे पास, तू अफोर्ड कर सकता है, तू धर्मशाला आ जा, तू वहीं पे घर बना, ये मुंबई शहर में क्यों रह रहा है, ये रहने लायक सिटी नहीं है, सो दिस वाज माय सेकंड और थर्ड वर्क विद हिम, सो वी वर वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। और मुझे ये लगा कि यार ये आदमी तो बहुत कमाल की जिंदगी जी रहा है, ही हैज ही इज काइंड ऑफ फ्रीड हिमसेल्फ, ये आजादी पा चुका है, ये मुक्त हो चुका है ये भागा दौड़ से। एंड आई वाज क्वाइट एनवियस ऑफ हिम। आई टोल्ड हिम कि यार मैं मुझे जलन हो रही है तेरे से यार, कि तू ये सब छोड़ के वहां रह रहा है, जो बुलाते हैं तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। I didn't know. All of Asif's friends are very somehow feel quite guilty at the same time. They are puzzled ki how come we couldn't understand their unhappiness inside. So this is what goes through whenever I'm watching that sequence of mine with him in the promo. Absolutely, it's really sad. And now Manoj bhai, आपने आज ट्विटर पे भी आपने डाला है, इंस्टाग्राम पे भी आपने डाला है, जो एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन है राज एंड टीके की तरफ से, बिकॉज काफी कुछ बातें हो रही हैं, certain Tamil groups and Tamil people they are skeptical that it maybe जो दिखाया गया है Tamil movements related or something, maybe that's something that they are a bit skeptical about. कुछ आप कहना चाहेंगे? हमने पिछली बार भी इसके बारे में बात करी थी, लेकिन people tend to have those. मैं इसके 5-6 लाइनों में इसका जवाब दूंगा, क्योंकि क्या है, कौन सी बात, कौन सी लाइन आपकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग ले लेते हैं, आप ही के इंटरव्यू से ले लेंगे और उसको हेडलाइन बना देते हैं। आजकल मुझे बड़ा डर लगता है। हमारे टीम में जो मेन लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं इस शो को, खास करके सीजन 2 को, ये ज्यादातर तमिलियंस हैं। राज एंड डीके 2 people, Samantha 3rd, Priyamani 4th, 5th Suman, who is the writer, who can be a better person, than these guys to safeguard the interests of Tamil people and Tamil friends and Tamil viewers. I don't think anybody can be better than them. They are the people who have been leading this show. They are the people who created this show, and they have done everything possible to
to show their respect for the Tamil culture and the Tamil sensibilities. So all I would say and request people, I request all my friends, all my viewers in Tamil Nadu, please watch the show. You will feel very proud of this show. This is one series which believes in diversity. Okay, this is one show जहां पहले सीजन में हमारे मलयालम बहुत सारे एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स आए थे. इस बार बहुत सारे तमिल एक्टर्स हैं, ग्रेट एक्टर्स हैं. Please watch this show and you will feel very proud of the show for the fact that it not only tells you a good story, but it also tells you how proud this show and the creators are of the Tamil culture and Tamil sensibility. Please watch it first. Right. Now, मनोज भाई, हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है. ये जो एक चलन हो चुका है कुछ टाइम से कि स्पेशली जो क्रिएटिव मीडियम है, विजुअल मीडियम है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो फिल्म्स हो, तो वो कॉन्स्टेंटली दे आर अंडर अ स्कैनर, कि दैट इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो. एंड काफी एक मुश्किल सा दौर है आप लोगों के लिए. मेरी काफी लोगों से बात हुई है पिछले कुछ महीनों में. सेल्फ रेगुलेशन के बारे में लोग बात कर रहे हैं और कि दैट एक हमें घबराहट होती है. सेफर सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है. एंड आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आई थिंक सबसे खूबसूरती यही रही है कि दैट वी हैव एक्सपेरिमेंटेड. अगर हम लोग अपने आसपास के रीजन्स में देखें, द रीजन व्हाई वी हैव बीन रिस्पेक्टेड एंड लव्ड सो मच इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट we have been able to present various viewpoints. कैसे देखते हैं आप that why is it important for the artists to be trusted first of all, कि भाई आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, और एक लेवल ऑफ एक जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ दिख रहा है कि वो that is being dropped from the creative world. In a country like India, I completely believe that it's a diverse country. There are many languages, many cultures. They come together, and that's how this nation is made. But at the same time, this nation has a beautiful tradition of freedom of expression, freedom of creativity. I think we should really safeguard it. Otherwise, it will be very difficult for the filmmakers to really go ahead and create anything. I only urge that we should really the great minds should really sit down and work on this act very seriously, so that no creative work is actually stopped or obstructed by anybody from any part of the country. Because it's not only about the political parties, it's also about anybody standing up from any corner without watching the content, without watching a film or a series. They can actually obstruct the release. They can actually obstruct the opportunity of viewing of the audience. So it is a matter of concern. It is a matter of concern that should be looked into it very, very seriously by the powers to be. आपके और मेरे हाथ में है नहीं. All we can do is that we can urge the power to really safeguard the interest of the film industry, of the creative people in this country, so that people can make their opinion. They can raise an objection when they see it or watch it. I mean, not watching it or seeing it or believing the hearsay and then start trolling or start raising objection to it. I think it's really unfair to us if that happens regularly.